बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कूल में उस्तानी थी। हमारी मैडम बहुत ही नेक थी। अब रोज एक औरत स्कूल आ जाती और आकर मेरी तरफ इशारा करके प्रिंसिपल को कहती, इसने मेरी बेटी को मारकर यहीं पर एक दरख्त के नीचे दफना दिया है, मैं भी इसे मार दूंगी। वो औरत अच्छे खानदान की लगती थी, लेकिन वो मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही थी? ये बातें सुनकर प्रिंसिपल का रंग फक हो जाता और सिक्योरिटी गार्ड को कहकर वो उस औरत को धक्के देकर वहां से निकलवा देती और खुद घबराकर ऑफिस में बंद हो जाती। अब मुझे उस पर शक होने लगा, क्योंकि वो औरत तो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तो फिर प्रिंसिपल क्यों घबरा गई थी? एक रोज सच का पता लगाने के लिए रात के वक्त एक आदमी को बुलवाकर उस जगह की खुदाई करवाई, तो आंखें फट पड़ी। वहां तो हाय रे दुनिया और उसके रंग। जी हाँ, क्या आपने दुनिया के बदलते रंगों को देखा है? मैंने देखा है, और बहुत ही करीब से। ये किसी गिरगिट की तरह मौका महल और जरूरत के मुताबिक रंग बदल लेती है, और इसमें बसने वाले हजार हा रंगों के मुखौटों से अपने चेहरे के उन रंगों को छुपाने पर कुदरत रखते हैं। जो नजर आ जाएं, तो कोई उन शफाफ चेहरों के पीछे छुपी सफाकी को देखकर दोबारा नजर भी न डाले। जिंदगी अपनी भी मजे में ही गुजर रही थी, और अभी दुनिया के हसीन रंगों और लोगों के चेहरों पर सजे खूबसूरत मखौटों से ही रब्त जब्त रहा था। घर में कोई ज्यादा खुशहाली तो ना थी, लेकिन कोई ऐसी तंगदस्ती भी ना थी कि बुनियादी जरूरियात के लिए तरसना पड़े। अच्छा भला एक माकूल सा घर था। हम दो बहनें थीं और एक छोटा भाई था। माँ बाप का साया और मोहब्बत थी, जिसने दोनों हाथों से थाम रखा था। पढ़ना लिखना, दोस्तें और इस किस्म की दूसरी मसरूफियात में मगन अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। पापा बहुत सॉफ्ट नेचर के मालिक थे। बेटियों में उनकी जान थी, जबकि हम दोनों बहनें बड़ी थीं। और फिर हमारा भाई उस्मान था। मगर पापा ने हमेशा जो मोहब्बत और तवज्जो हमें दी, मुझे तो लगता था कि वो उस्मान को हासिल ही ना हो पाई। दूसरी जानिब अम्मी की उस्मान में जान बसती थी। वो अपनी उस औलाद की आशिक थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बहनों से भी ज्यादती कर जाती थी, जिसका मदावा पापा की बेपाया मोहब्बत और एतमाद था, जो उन्होंने हम दोनों बहनों को हमेशा दिया था। पापा एक तरह से हमारी बैकबोन थे, और उन्हीं के बलबूते पर हम निहायत खुद एतमाद और पुरवकार शख्सियत के हामिल हो सके थे। आप ही का मास्टर्स मुकम्मल हुआ तो खाला ने लम्हे की देर किए बगैर दामन फैला दिया, और यूं सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर आप ही कनाडा रुखसत हो गई। अब घर में हम दो ही बचे थे, उस्मान और मैं। उस्मान की तो शुरू से ही कजन्स में और दोस्तों में दोस्ती रही थी, और वो अब भी उसी तरह मगन था। मगर अब मैं बौलाई बौलाई रहती। आप ही की कमी ने मुझे एहसास दिलाया कि वो मेरे लिए बहन से बढ़कर दोस्त थी, और उसकी मौजूदगी में कभी भी मैंने तन्हाई महसूस न की थी। इन दिनों शिद्दत से एहसास हुआ कि अम्मी हम बहनों से कितने फासले पर हैं, और दूसरा ये कि मुझे नए लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं आ रही थी। मतलब उस हद तक जैसे आप ही से थी। पापा भी आप ही की शादी के बाद जैसे चुप चुप से रहते थे। उनके इस तरह उदास और चुप रहने का राज तो जब खुला, जब एक रात वो हम सबको रोता छोड़कर हाज़िम मुल्क अदम हो गए। उन्होंने न जाने कब से अपने दिल पर नकब लगवाया हुआ था, मगर हमसे छुपा कर रखा कि हम परेशान ना हो जाएं। और फिर एकदम ही तमाम परेशानियां एक साथ ही हम पर डालकर खुद खामोशी से जिंदगी की कहानी से निकल गए। पापा के जाने के बाद जिंदगी ने अपना वो रूप हमारे लिए खोल दिया, जिससे अभी तक हम नावाकिफ थे। तल्ख, खुदगर्ज और मफाद परस्त सी जिंदगी, और लोगों के दो मुंह चेहरे। मैंने तो फिर भी ये सब किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर ही लिया। मगर उस्मान, वो तो टूट कर रह गया, और दूसरी जानिब अम्मी ने भी पूरी तरह हाथ पांव छोड़ दिए। अब्बू की एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी थी, मगर प्राइवेट कंपनी में सारी जिंदगी काम करने के बाद अब कुछ सिलाना था। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पापा के लिए एक ताजियती इजलास रखा गया और 6 माह की सैलरी दे दी गई। अम्मी इद्दत में थी। मैं और उस्मान जाके ये वसूल कर लाए। ये चंद लाख थे जिन्होंने कुछ ही माह हमारा साथ दिया, मगर उसके बाद कुछ नजर न आता था। अम्मी तो बिस्तर से जा लगी थी, क्योंकि वही रिश्तेदार जो कभी उन्हें सर आंखों पर रखते थे, अब ऐसी नजरें फेर चुके थे जैसे हमें जानते ही नहीं। उस्मान जो लाडला था चचा और ताया का,
अब उनके बेगाने रवैयों की मार न सह पा रहा था। दूसरा, उसका इंजीनियरिंग का दूसरा साल चल रहा था और उसकी महंगी फीस और एकेडमिक फीस इतनी ज्यादा थी कि पापा की मुस्तकिल आमदनी की सूरत में तो चल सकती थी, मगर अब क्या होगा? जैसे सवाल हमारे आगे मुंह खोले खड़ा हो चुका था। अम्मी के पास जो कुछ भी था आप ही की शादी पर खर्च हो चुका था और अब आगे कोई भी आमदनी न थी और ना ही कोई सहारा। सबने ही हमसे मुंह फेर लिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम उनसे कोई उम्मीद रखें, और मैंने रखी भी नहीं। मगर अम्मी और उस्मान पर काफी असरअंदाज हुए ये रवैये। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी और अब मुझे भी मास्टर्स करना था, मगर सूरत हाल को देखते हुए मैंने आगे बढ़कर घर की कमान अपने हाथों में ले ली, क्योंकि यही वक्त का तकाजा था। मैंने मुख्तलिफ इदारों में जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर मैंने कौन सा तीर मार लेना था। जब रिसेप्शंस और डेस्क ऑपरेटर जैसी नुमाइशी जॉब्स की ऑफर्स से बेजार हो गई तो कुछ अच्छे स्कूलों में भी अपनी सीवी ड्रॉप कर दी। मैं बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की मालिक थी और इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल लेती थी। 2-3 स्कूल से मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उनमें से एक स्कूल, जिसकी ऑनर एक खातून थी, मुझे 2 वजूहात की बिना पर ज्यादा सूट किया। एक तो घर से कुछ करीब था और दूसरा सैलरी पैकेज भी दूसरे स्कूलों के मुकाबले में अच्छा ही था। इसी वजह से मैंने उस स्कूल में नौकरी कर ली। घर में अभी कुछ रकम मौजूद थी। मैंने अम्मी को काफी समझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि घर को 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया जाए और आधे में हम रह लेंगे। अम्मी पहले तो किसी तरह राजी ना होती थी, मगर जब मैंने उस्मान की पढ़ाई और फीसों की हकीकत उनके सामने रखी तो वो किसी न किसी तरह मान ही गई। यूं हमने अपना कुशादा घर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और छोटे हिस्से में जो 2 कमरों और एक लाउंज पर मुश्तमिल था खुद रहने लगे। दूसरा हिस्सा दरमियान से दीवार उठाकर किराए पर चढ़ा दिया और इस सब में वो रकम भी खर्च हो चुकी थी जो मौजूद थी। मगर इतना जरूर हुआ कि जिंदगी की रेल एक हमवार ट्रैक पर आ गई थी। मेरी तनख्वाह से घर के अखराजात खींचतान कर ही पूरे हो जाते थे, जबकि किराए की मद में आने वाली रकम से उस्मान के तालीमी अखराजात और अम्मी की दवाएं वगैरह पूरी हो जाती। मैं जो ये सब भी कर पाई थी तो ये भी पापा का दिया हुआ एतमाद और भरोसा था जो उन्होंने हमें हमारी जात पर करना सिखाया था। वरना तो जिस तरह सब अपनों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया था, इसमें तो हमें गिर ही जाना था। बहरहाल उस्मान में एक मस्बत तब्दीली आई थी और वो घर पर ज्यादा वक्त देने लगा था और अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत जिम्मेदार हो चुका था। मैं जानती थी कि आप ही की तरह मुझे भी एक न एक दिन चले जाना है, तो तब तक मेरा भाई इस काबिल हो जाता कि खुद को और अम्मी को संभाल सके। मेरा स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर था। कोई 10 से 12 मिनट का पैदल रास्ता था जो मैं बआसानी तय कर लेती थी। स्कूल में काम करते मुझे 6 माह हो चुके थे। इस दौरान मुझे स्कूल प्रिंसिपल से कोई शिकायत ना हुई थी और ना ही उन्हें मुझसे कोई शिकायत थी, मगर मुझे प्रिंसिपल का रवैया कभी बड़ा अजीब सा लगता था, कुछ नफसियाती सा। मगर मैंने उस पर ज्यादा गौर न किया और अपने काम से ही काम रखा। ये स्कूल ओ लेवल था और यहाँ की फीस भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से यहाँ ज्यादातर अमीर घरानों के बच्चे ही तालीम हासिल करने आते थे। इसी तरह के उनके नाजुक मिजाज थे और स्कूल की पॉलिसी थी कि बच्चों पर बिल्कुल भी सख्ती नहीं करनी है। तो इसी के मुताबिक हम तमाम ही टीचर्स निहायत नर्म मिजाजी और तहम्मुल से बच्चों को पढ़ाते थे और इस बात का खास ख्याल रखते थे कि हमारे लहजे या अंदाज में कोई ऐसी काबिल गिरफ्त बात ना हो जो मायूब हो या बच्चों के वालिदैन इस बात की शिकायत करें। मुझे बड़ी क्लासें पढ़ाने को मिली थी जिनमें कुछ बच्चे तो काफी बिगड़े हुए थे और बजा तौर पर मार और सख्ती के हकदार थे, मगर स्कूल रूल के मुताबिक हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी तो मुझे बच्चों की बदतमीजी और टीचर्स की बेबसी देखकर निहायत अफसोस होता और कभी बेहद गुस्सा भी आता। मैं अक्सर यही सोचती थी कि दौलत के बलबूते पर हर किसी को इज्जत नफ्स खरीद लेने वाला तबका अपने बच्चों के लिए असातिज़ा भी खरीद ही लेता है जो उन्हें पढ़ाने पर मामूर होते हैं। उन्हीं दिनों मैं एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक एक बच्ची क्लास में आकर एक और बच्ची का नाम लेकर कहने लगी कि उसे प्रिंसिपल ने बुलवाया है, अपना बैग लेकर आए। मैं परेशान हो गई कि उसे ऐसे क्यों बुलाया है,
कि वो अपना बैग भी साथ लेकर जाए। मैंने उस बच्ची को भेज दिया। काफी टाइम हो गया मगर वो ना आई, तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और प्रिंसिपल से जाकर पूछा कि वो बच्ची कहाँ है। प्रिंसिपल कहने लगी उसकी छुट्टी आई थी, उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आए थे, वो चली गई है। मैंने कहा अच्छा, पर यह काफी हद तक स्कूल के रूल्स के खिलाफ था कि बिना किसी वजह के छुट्टी देना। शायद कोई जरूरी बात हो। उस दिन वैसे ही मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उस बच्ची की वजह से छुट्टी करके मैं घर आई तो मुझे बुखार होने लगा। घर आकर मैं सो गई। मुझे किसी चीज का होश ही ना रहा। रात के वक्त मेरी आंख खुली थी। मुझे काफी तेज बुखार था। मेरा भाई रात के वक्त मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने पूछा कि अम्मी कहाँ है। कहने लगा उन्हें भी बुखार हुआ पड़ा है। सारा दिन से उनकी तबीयत काफी खराब थी। मैं परेशान होकर बाहर जाने लगी तो उसने कहा अम्मी अब सो रही हैं, तुम्हें भी बुखार था, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं जगाया। खाना खा लो, फिर मेडिसिन दे दूंगा। मैं बेदिली से खाना खाने लग गई, पर न जाने किस बात पर आज मुझे इतनी घबराहट और परेशानी हो रही थी। खाना खाने के बाद मैंने मेडिसिन ली और फिर से लेट गई। मेरा भाई बाहर चला गया। रात के वक्त मुझे भाई के रोने की आवाज आई। मैं जल्दी से घबराती हुई उठकर बाहर गई। उसके रोने की आवाज अम्मी के कमरे से आ रही थी। मैं अम्मी के कमरे में गई तो मेरे कदम वहीं पर जम गए। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं रोती हुई अम्मी के पास बैठी और उन्हें उठाने लगी, पर वो तो हमसे किनारा कशी कर चुकी थी। वो अब कहाँ हमारी बात सुनती। वो तो हमें छोड़कर जा चुकी थी। अब वो कैसे हमारी बात सुनती, कैसे हमसे बात करती। उनका तो बस बेजान वजूद था हमारे पास। मैं भाई के कंधे से टेक लगाकर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बस रोई जा रही थी और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। कब सुबह हुई, कब मेहमान आए, कब आप ही आई। पर जब आप ही आई मैं बस उनके सीने से लगकर रोती रही। आप ही ने मुझे हौसला दिया, पर अब मैं अकेली हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। जिंदगी फिर से अपने मामूल पर आ गई, पर अब मैं और भाई ही बस घर में होते थे। मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं ब्रेक टाइम में प्रिंसिपल के ऑफिस गई। वहां पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि मुझे काफी अच्छे घराने की लग रही थी। वैसे तो काफी अमीर अमीर आते थे हमारे स्कूल में, पर ये कुछ ज्यादा ही अमीर लग रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ इशारा करके जो बातें कही, मेरा तो रंग फक हो गया। मैं तो खुश घूंट भरती वहां से चली गई, क्योंकि मुझे उस औरत का दिमाग ठीक नहीं लग रहा था जो वो मेरे बारे में इस तरह की बात कर रही थी। अगले दिन फिर से वो औरत स्कूल में आई हुई थी और उसने फिर से मेरे बारे में वही बात की, पर आज प्रिंसिपल ने गार्ड को बुलाया और उसे धक्के देकर स्कूल से निकलवा दिया। प्रिंसिपल का अपना रंग फक हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो खुद घबरा गई थी। मुझे प्रिंसिपल की हालत समझ ना आई। इल्जाम मुझ पर लग रहा था। वो क्यों इतना परेशान हो रही थी। मुझे वो औरत बहुत ही कोई अजीब किस्म की लगी थी और प्रिंसिपल तो मुझे शुरू से ही नफ्सियाती मरीज लगती थी। अब मुझे प्रिंसिपल पर शक होने लगा कि वो औरत हर दूसरे दिन आकर मुझ पर वही इल्जाम लगाकर जाती, कह जाती कि इस लड़की ने मेरी बेटी को मारकर दरख्त के नीचे दफना दिया है, मैं भी इसे मार दूंगी। उसकी बातों से मुझे अब डर लगने लगा था। उसकी बेटी को सच में किसी ने मारा है, पर कौन मार सकता है ये समझ ना आई। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उस औरत की बेटी कौन सी थी जिसके बारे में ये बात करती थी। घर आकर भी मैं यही सोचती रही। रात के वक्त मुझे भाई से कोई काम था। मैं उसके कमरे में गई, पर वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैं कमरे से बाहर आने लगी कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो सामने जगमगाता नंबर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। उसी वक्त मेरा भाई कमरे में आ गया और जल्दी से मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और पूछने लगा कोई काम था। मैंने नफी में सर हिलाया और कमरे से चली गई और न जाने कितनी सोचें अपने साथ ले आई। आखिर उसने मेरे भाई को कॉल क्यों की। मेरे भाई का उसके साथ क्या ताल्लुक है। वो औरत मुझे बहुत चालाक लग रही थी, जबकि मेरा भाई बहुत शरीफ और मासूम था। न जाने वो मेरे भाई के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। अगले दिन मैं स्कूल गई। बस इसी चीज का मुझे इंतजार था कि कब प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकलती है। जब ब्रेक का टाइम हुआ
तो प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकलकर बाहर गई। मैं जल्दी से उनके ऑफिस में गई। मेरी खुशकिस्मती थी कि प्रिंसिपल का मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाकर अपने पर्स में रख लिया और बाद में प्रिंसिपल काफी देर अपना मोबाइल तलाश करती रही थी, पर उन्हें अपना मोबाइल न मिला। सबकी तलाशी भी हुई और मैंने बातों बातों में प्रिंसिपल से मोबाइल का पासवर्ड भी पूछ लिया। घर आकर मैंने जल्दी से मोबाइल का पासवर्ड खोला और सबसे पहले केरली चेक की। केरली देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कांपते हुए हाथों से अपने भाई की तस्वीरें देखने लगी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा भाई ही है। मैं अपनी पेशानी साफ करने लगी। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ओपन की और अपने भाई के मैसेजेस देखने लगी। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब मेरा भाई सब कुछ जानता है। जिस चीज का मुझे इल्म नहीं, वो मेरा भाई जानता है। मैंने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल रख दिया। मुझ में और हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी देखती। इतने में मेरा भाई आया और मुझे कहने लगा, मेरे लिए खाना लगा दो। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसे खाना देने लगी। वो मोबाइल में लगा हुआ था काफी देर। शायद वो मैसेज करता रहा और फिर जवाब ना पाकर परेशान हो गया। मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वो मुझसे अपना मोबाइल छुपाने लगा। मैंने उससे कहा, कल से कॉलेज से सीधा तुम घर आओगे, कहीं नहीं जाओगे, और ये मोबाइल जरा कम इस्तेमाल करो। कल सारा दिन तुम कहाँ थे? मेरी बात सुनकर वो एकदम परेशान होता हुआ बोला, दोस्तों के साथ था, और कहाँ होना है, और पढ़ाई पर तवज्जो देता हूं मैं। अब सोच रहा हूं कि ट्यूशन रख लूं। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी प्रिंसिपल के पास रख लो। क्या क्या मतलब है आपका? वो एकदम से हकलाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी प्रिंसिपल के पास ट्यूशन रखना, वो अच्छा पढ़ाते हैं। वो हंसते हुए कहने लगा, ठीक है। अगले दिन जब मैं स्कूल गई, फिर से वो औरत आई हुई थी और फिर से वो मुझे देखकर कहने लगी, इसने मेरी बेटी को मारा है, मैं इसे मार दूंगी। मैं उस औरत के पास गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, प्रिंसिपल ने गार्ड का इशारा किया और वो उस औरत को पकड़कर बाहर लेकर चले गए। उस औरत के हाथ से शायद कुछ गिरा था जो किसी ने नहीं देखा था। मैंने सबसे निगाहें बचाकर वो चीज उठा ली थी। शायद वो कोई तस्वीर थी। मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी, मैंने जल्दी से मुट्ठी में दबा ली और प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर घर आ गई। अब मुझे प्रिंसिपल पर यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा था, सब कुछ प्रिंसिपल की वजह से ही हो रहा था और प्रिंसिपल इन सब में मेरे भाई को इस्तेमाल कर रही थी। मैंने भाई का मोबाइल उठाकर छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि भाई फिर से उस प्रिंसिपल के साथ कोई राब्ता रखे। मेरा भाई पागलों की तरह अपना मोबाइल तलाश करता रहा। रात को मैंने उसके खाने में नींद वाली दवा मिला दी और रात को स्कूल गई और उसी जगह खुदवाने लगी जहां वो औरत कहती थी कि मेरी बेटी को दफन किया हुआ है। अचानक मैं नीचे बैठ गई और देखने लगी। वहां पर सच में बच्ची की लाश पड़ी थी। सारे मेरा मुंह देखने लगे। जिन्होंने वो जगह खोदी थी, उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वालों के आने के बाद उन्होंने स्कूल के कैमरे चेक किए, जिनमें साफ नजर आ रहा था कि प्रिंसिपल ने उस बच्ची को जमीन में दफनाया था। हैरत की बात यह थी कि प्रिंसिपल ने यह काम खुद किया था, अकेले। पुलिस वाले प्रिंसिपल के घर पहुंच गए और उससे उसके मोबाइल के बारे में पूछने लगे और कहने लगे कि हमें देखना है कि आपका राब्ता किस किस के साथ है। उस वक्त मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि प्रिंसिपल का मोबाइल मेरे पास था और मैंने सिम भी निकाल दी थी। प्रिंसिपल ने अपना दूसरा मोबाइल दिया, शायद नया लिया था। पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का इसमें नंबर नहीं था। उस औरत ने बताया कि उस बच्ची की वालिदा ने प्रिंसिपल को धमकी दी थी कि अगर उसकी बेटी को फिर कभी डांटा तो वो स्कूल बंद करवा देगी। इसी वजह से प्रिंसिपल ने बच्ची को मार दिया। उस वक्त उस औरत को मेरी तस्वीर मिली, जिसकी वजह से उसे लगा कि मैंने उसकी बेटी को मारा है। पुलिस वालों ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। मैं घर आ गई। सुबह हो चुकी थी। मेरा भाई परेशानी के आलम में टहल रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगा, आप कहाँ गई थी? मैंने कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ठिकाने लगाने। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखता हुआ बोला, क्या मतलब है? मैंने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे छोटे हो, छोटे ही बनकर रहो। जानते हो, वो तुम्हें और मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहती थी। उसने शुक्र किया कि वो बच गया, पर मैंने उसकी खूब क्लास लगाई और उससे पूछा कि तुमसे प्रिंसिपल ने कैसे राब्ता किया।
वो कहने लगा, एक दिन तुमने काफी देर कर दी थी स्कूल से आने में। मैं परेशान हो गया था। तुम्हें लेने गया तो प्रिंसिपल ने बताया कि तुम चली गई हो। गर्मी बहुत थी तो मैंने उनसे पानी मांगा। प्रिंसिपल ने मुझे कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर दी। मैं वो पीने लग गया था और उसके बाद वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताया। वैसे वो मुझे काफी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि कोई परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं। वो मुझे अपना नंबर देकर बोली, अगर पढ़ाई के सिलसिले में कोई भी मदद चाहिए हो तो बिला झिझक मुझे कह लेना। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से आ गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें कॉल की और कहा कि मुझे समझा दे। वो मुझे समझाने लगी और समझाने के बाद वो मुझसे बातें करने लगी। काफी देर बातें करने के बाद उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा और साथ ये भी कहा कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम मुझसे बात करते हो। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद अक्सर हम साथ डिनर करने भी जाते थे, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। शुक्र है बहना, तूने मुझे बचा लिया, वरना प्रिंसिपल के चक्करों में मैं तो जेल में होता। मैंने कहा, आज के बाद किसी पर एतबार मत करना। इस तरह जब हमारे अपनों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, हम कैसे गैरों पर एतबार करें। उसके बाद मैंने एक और जगह जॉब ढूंढ ली, पर मैं उस औरत के पास गई थी। उसने मुझसे माफी मांग ली थी और प्रिंसिपल को उम्र कैद हो गई थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें